बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मॉनसून सत्र के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सत्र के एजेंडे पर बात होगी और सदन सही तरीके से चल सके इस पर बातचीत होगी। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसको लेकर गहमागहमी काफी तेज है क्योंकि सदन के संचालन पर बैठक में बातचीत। और चलिए आपको पूरी खबर हम बताते हैं किस तरह से गतिविधियां रहने वाली हैं। जरा नजर डालिए, देखिए मॉनसून सत्र की ये टाइमलाइन है। सत्र की ओपनिंग कब हो रही है, यानी कि कल से 18 जुलाई से सोमवार से सत्र की ओपनिंग हो रही है, शुरू हो रही है और सत्र का एंड कब होगा 12 को। और 24 बिल इसमें पेश किए जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है अपने आप में, उसकी संख्या है 24। ये विधेयक पेश होंगे और देखिए 18 बैठकें होंगी बड़ी बड़ी, जो सबसे बड़ी बात है। और एनडीए घटक दलों की बैठक भी होने वाली है। यह भी एक राजनीतिक घटनाक्रम जहां हलचल तमाम तेज है। प्रधानमंत्री भी अभी इसमें शामिल होने वाले हैं। और सरकार की बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। मॉनसून सत्र पर मोर्चाबंदी पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंकने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है इस बीच। और सर्वदलीय बैठक जरूरी क्यों है, नजर डाल लेते हैं। देखिए एजेंडा नंबर 1 क्या है, मॉनसून सत्र के एजेंडे पर बात। और अगर आगे बढ़े एजेंडा नंबर 2 तो क्या है, सदन के संचालन पर बातचीत यानी कि वार्ता। यह बेहद जरूरी है अपने आप में क्योंकि हमने कई बार देखा है सदन सुचारू रूप से चलता नहीं है, जो लोगों के पैसे हैं वो बर्बाद होते हैं, कई घंटे भी नहीं हो पाते। एजेंडा नंबर 3 प्रस्तावित बिल पर बातचीत यानी कि वार्ता, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट क्या है, एजेंडा नंबर 4 विपक्ष को भरोसे में लेना बहुत जरूरी है क्योंकि विपक्ष का भी आरोप होता है कि सरकार उनको भरोसे में लेकर कोई भी काम और एजेंडा आगे नहीं बढ़ाती। एजेंडा नंबर 5 सदन में टकराव से बचने पर वार्ता, इसको लेकर भी यह सर्वदलीय बैठक और इस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें थोड़ी बड़ी बड़ी बातें तो मॉनसून सत्र की जो खास बात है, 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 24 बिल पेश होंगे और इसमें 18 बैठकें होंगी और 12 अगस्त तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है ये अपने आप में खास। और सरकार की अगर बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सारी पार्टियां, ऑल पार्टी मीटिंग है, उनमें से जो तमाम उनके बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे। और एनडीए घटक दलों की बैठक भी होनी है इस बीच, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें विपक्ष की तरफ से अगर क्या होगा, बड़ी बात, विपक्ष की भी बैठक होने वाली है जिसमें सभी जो विपक्षी दल के जो बड़े लीडर्स हैं उनको आमंत्रित किया गया है ताकि इस सदन में किस तरह से मोर्चेबंदी होगी, सरकार के खिलाफ क्या एजेंडा होगा, किस तरह से बातें आगे बढ़ाई जाएंगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता के साथ देश में लेकर आया जाएगा सदन के जरिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। और हमारे साथ कमलजीत संधू जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, किस तरह से, क्योंकि कल 18 तारीख से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, कौन से वो देश के जो प्रमुख मुद्दे होंगे जो कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से लेकर आया जाएगा? सबसे पहली बात कि सार्वजनिक जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत मायने रखती है अपने आप में। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑल पार्टी मीटिंग अब शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट एनेक्सी में और एक मंच पर सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज आई हैं। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं किस तरह से हंगामा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, पहले सर्कुलर निकाला गया है, हालांकि कई लोग बता रहे हैं कि सर्कुलर काफी पुराना है और हर बार किया जाता है, पर उन्होंने कहा कि जो विरोध है वो हर बार डेमोक्रेसी का हिस्सा रहता है, उसे रोकना सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहले तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों पे ही पहले तो कल जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी है, बैलेट बॉक्सेस पहुंच चुके हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की तैयारी है। मुद्दों की बात करें, चाहे वो अग्निपथ स्कीम हो जो कि काफी कंट्रोवर्सी में रही है, उसको वापस लेने की बात कर रही है ऑपोजिशन। उसके अलावा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों के मुद्दे हैं, इन सब पे बात करेंगे। आपको बताएं 2 दर्जन से ज्यादा बिल्स हैं, चाहे वो एंटी डोपिंग बिल हो, एससी बिल हो, चाहे मैरीटाइम बिल हो, चाहे डीएनए बिल हो, ये सारे बिल अब पेश किए जाएंगे। लेकिन आज सुबह जी कमलजीत, आप इस पर नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट साझा करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गहमागहमी रहने वाली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने तो जगदीप धनखड़ पर दांव लगा दिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब तक पत्ता
साफ नहीं किया गया है, नाम फाइनल नहीं हो पाया है। शरद पवार के घर आज विपक्षी दलों की बैठक है इस सिलसिले में, तो इस पर भी वार्ता होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ का नाम सामने आ चुका है कल ही। तो धनखड़ पर एनडीए का दाव है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किसको लेकर सामने आता है, कौन सा वो चेहरा होगा जो धनखड़ के जवाब में उतारा जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति अगर पद के प्रत्याशी की बात करें तो वो पहले ही क्लियर हो चुका था, और अब कल ही मतदान भी होना है 18 तारीख को मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही। और अब आपको बताएं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ सामने आ चुके हैं, उनका नाम एनडीए ने घोषित कर दिया है। और अब विपक्ष की तरफ से अभी तक नाम पर सुगबुगाहट नहीं है, कौन होगा वो चेहरा जो कि जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट विपक्ष जिस पर दाव खेलेगा। तो अभी इस पर भी मंथन और इस पर भी वार्ता, क्योंकि शरद पवार के घर विपक्ष की बैठक इसको लेकर भी। और आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं बीजेपी का जो ऑल इंडिया विजन है, नजर डालिए इस पर। 2017 में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, जीत कर आए थे। और उसके बाद से अब देखिए ऑल इंडिया विजन किस तरह से द्रौपदी मुर्मू 2022 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, एनडीए ने इन पर भरोसा प्रकट किया है। और उपराष्ट्रपति का जहां तक सवाल है तो जगदीप धनखड़ पर दाव खेला गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे, उत्तर भारत से इनका संबंध था, उत्तर प्रदेश कानपुर से आते हैं। और एम वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक। और जहां तक जगदीप धनखड़ की हम बात कर लें तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ये बनाए गए हैं, और इनका संबंध फिलहाल बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, आपको पता होगा। और किस तरह से जगजाहिर भी कि ममता बनर्जी और धनखड़ में आपसी खींचतान भी देखने को वक्त वक्त पर मिलती रही है। पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। ये बताइए कि आप लोग को अनुमान था कितनी बड़े पद पे चले जाएंगे भाई? नहीं, इसका जगदीप का तो हमको ये था, ये शुरू से ही जो है ना, वेरी जीनियस, भी एमपी रह चुका, बहुत यंग, यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट उस टाइम जब गया था, बार वगैरह का चेयरमैन, काउंसिल का, सबका जो है ना, और वेरी देवीलाल जी के टाइम में ये रिकॉर्ड वोटों से जीता था। परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान का इसने रिकॉर्ड तोड़ा था। इसने जब लो किया तो यूनिवर्सिटी के 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यंगेस्ट एज में ही बिकेम द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो उम्मीद थी। और फिर जब गवर्नर बन गया वेस्ट बंगाल का, तब तो उम्मीद और भी ज्यादा हो गई थी। तो उनकी पोती से बात करते हैं, दादाजी बन गए हैं अब तो उपराष्ट्रपति, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार भी बहुत खुश है, इतने बड़े स्थान पे दादा चले गए हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और अब तो हाँ, आप लोग कुछ किस तरह से बचपन में थे पढ़ने लिखने में, वो किस तरह से यहाँ पर आप लोग कहाँ रह के पढ़ाई किए थे? हमने गांव में पढ़ाई की थी, और गांव में पढ़ाई की थी, बहुत प्रतिभावान थे। प्राइमरी तक गांव में पढ़े, उसके बाद सैनिक स्कूल में चले गए, फिर महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीएससी की। नाइट करवाएंगे। आपको लगता है कि ये जो किसान का बेटा जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है जाट परिवार से, इससे फायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल 100% होगा सर। पॉलिटिक्स तो कास्ट बेसिस पे चल दिया कि किसान का बेटा है, और राजस्थान तो किसान बेस्ड है, यहाँ तो मैक्सिमम किसान है। पूरे किसान समुदाय के लिए गौरव की बात है। तो वो किसान समुदाय में काफ़ी असर होगा इस बात का, खास करके शेखावाटी, झुंझुनू, राजस्थान में तो बहुत होगा, लेकिन पूरे देश के किसानों में इस बात का असर होगा, ऐसा हमारा मानना है। जून में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है, और ये 3 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंची है। इस गिरावट के बावजूद ये लगातार 15वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। इसके साथ ही चिंता की बात खाद्य महंगाई दर भी है, जो जून में मई के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आम आदमी के लिए रसोई का बजट मैनेज कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। रिटेल महंगाई दर में मामूली गिरावट के बाद थोक महंगाई दर में भी कमी आ गई है, लेकिन ये कमी थोक महंगाई दर के स्तर को देखते हुए नाकाफी है। इसके साथ ही कुल आंकड़े में
भले ही गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद खाने पीने के सामानों की महंगाई में इजाफा हुआ है। जून के आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई लगातार 15वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। जून में थोक महंगाई दर घटकर 15.18% हो गई है, जबकि इसके पिछले महीने यानी मई में ये 15.88% पर थी। इससे पहले थोक महंगाई दर अप्रैल में 15.08%, मार्च में 14.55%, फरवरी में 13.11% और जनवरी में थोक महंगाई दर 13.68% थी। जून में महंगाई दर में गिरावट की वजह कच्चे तेलों की कीमतों में आई कमी रही है। जुलाई में तो कच्चा तेल 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रूड के भाव नीचे आने से जरूर एक्सपेक्टेशन होती है कि कंज्यूमर को सपोर्ट मिलेगा, कंज्यूमर को हेल्प मिलेगी, लेकिन जो देखा गया है प्राइसेस एक बार जो ऊपर बढ़ जाते हैं उनका नीचे आना बहुत मुश्किल है। कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा फोकस रहती हैं, ना कि प्राइसेस जो पहले बढ़ गए थे उन्हें कम करा जाए और कंज्यूमर को हेल्प या सपोर्ट करा जाए। 20% के आसपास का फॉल क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर रहा, जिससे आप ये देखेंगे कि आम आदमी का जनजीवन जो है वो तो बेनिफिट लेगा ही लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स तो इसके अंदर बेनिफिट देके जाएंगे, लेकिन वहीं कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जो इससे बेनिफिट लेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एविएशन को काफी बेनिफिट मिलने वाला है इससे, पेंट इंडस्ट्री काफी फायदा उठाएगी, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर अच्छा इसका यूटिलाइजेशन ले सकता है। लेकिन जैसे ही बात खाने पीने के सामानों की आती है तो फिर थोक महंगाई दर भी लोगों को सताने में पीछे नहीं रहती। जून के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खाद्य महंगाई दर 12.41% पर पहुंच गई, जबकि मई में खाद्य महंगाई दर 10.89% थी। अगर अलग सामानों की महंगाई की बात करें तो फिर जून में सब्जियों की महंगाई मई के 56.36% से बढ़कर 56.75% हो गई। इसी तरह आलू की महंगाई 24.83% से बढ़कर 39.38% हो गई। हालांकि अंडे, मीट और मछली की महंगाई 7.78% से घटकर 7.24% रह गई। प्याज की महंगाई भी कम हुई है और ये 20.40% से घटकर 31.54% हो गई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई 10.96% से घटकर 9.19% रही। एलपीजी, पेट्रोलियम और डीजल जैसे आइटम से लेस फ्यूल और पावर इंडेक्स की महंगाई 40.62% से घटकर 40.38% रह गई। ऐसे में अगर सब्जियों की कीमतों में कमी आती है तो फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोक महंगाई दर सिंगल डिजिट की तरफ कदम बढ़ा सकती है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहना चिंता का विषय है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर को प्रभावित करती है। अगर थोक कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तरों पर रहती हैं तो फिर ग्राहकों पर इनका बोझ पड़ता है। आज तक ब्यूरो। आतंक के नासूर ने हिंदुस्तान को बहुत दर्द दिए हैं। संसद हमला, आपको याद हो, संसद हमला हो, मुंबई हमला हो, सीरियल ट्रेन धमाके हों या फिर देश के करीब करीब हर कोने में होने आए दिन वाले धमाके हों। एक वक्त था जब आतंकी अपने मंसूबों को आराम से अंजाम देकर गुम हो जाते थे, फरार हो जाते थे। वक्त के साथ ये तस्वीर बदल गई, आतंकवादियों पर नकेल कसी गई, उनके आकाओं को दबोचा गया, विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई गई, जिसके चलते आतंकी वारदातों पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। लेकिन पिछले दिनों बिहार से आई कुछ खबरों ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। पटना के पास 48 घंटे में 2 बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है और आतंकवादी प्लान का जो मंसूबा था वो ध्वस्त हो चुका है। ये दोनों ही नेटवर्क फुलवारी शरीफ से पकड़े गए हैं। एक नेटवर्क जिहादी ट्रेनिंग और हमले की साजिश का है, तो दूसरा कौन सा है? गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है। चलिए नजर डालते हैं, आपको कुछ विस्तार से बताते हैं फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल क्या है। 1 नंबर, जिहादी ट्रेनिंग नेटवर्क। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उस दिन, आपको याद होगा। टारगेट 13 जुलाई को खुलासा हुआ। 6 संदिग्ध इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और जो स्क्रीन पे 2 आपको संदिग्ध नजर आ रहे हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नेटवर्क और आगे खंगाला जा रहा है कि तार कहां तक जुड़े हैं। अब दूसरा देखिए, गजवाए हिंद नेटवर्क 2023 में डायरेक्ट जिहाद। 15 जुलाई को खुलासा होता है और इस पूरे मामले में फिलहाल एक संदिग्ध गिरफ्तार है, लेकिन कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, तार खंगाले जा रहे हैं कि इनका कनेक्शन कहां से है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि देखिए, पहले नेटवर्क का खुलासा 13 जुलाई को हुआ था।
48 घंटे के अंदर ही 15 जुलाई को एजेंसियों ने दूसरे नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर दिया और पहले नेटवर्क में अभी तक 6 गिरफ्तारियां कुल हो चुकी हैं, जबकि दूसरे नेटवर्क में एक संदिग्ध ही पकड़ा गया है, जिसको हम बता रहे हैं। और इसके बाकी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन जैसे मुल्कों में बैठे हुए हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये दोनों नेटवर्क फिलहाल अलग अलग कार्रवाई में पकड़े गए हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक है, ऐसा दावा पुलिस ने अब तक नहीं किया है। लेकिन एक ही शहर में दो आतंकी नेटवर्क इतनी बेफिक्री के साथ चल रहे थे, यह और भी चिंता में डालने वाली बात है। एक स्पेशल रिपोर्ट, विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में आप देखिए क्या कुछ अभी चल रहा है और क्या है अभी तक का अपडेट। नजर डालें। क्या यह महज संयोग है कि बिहार की राजधानी से सटे एक इलाके में दो आतंकी नेटवर्क फुल सिग्नल पर काम कर रहे थे? क्या यह महज संयोग है कि दोनों आतंकी नेटवर्क के सिग्नल जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक 48 घंटे के अंदर पकड़ लिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले अच्छे से समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी के पास दहशत की कौन से दो नेटवर्क तेजी से पांव पसार रहे थे। ये दोनों अड्डे पटना से सटे फुलवारी शरीफ में चल रहे थे। पहला नेटवर्क जिहादी ट्रेनिंग का था, जिसके टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इसका ताल्लुक विवादित संगठन पीएफआई से बताया जा रहा है। दूसरा नेटवर्क गजवाए हिंद के नाम से था, जिसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर के आतंकियों से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के जिहादियों से जुड़ा है और इनका अरमान 2023 में भारत में डायरेक्ट जिहाद करने का था। पीएफआई वाले नेटवर्क का खुलासा 13 जुलाई को हुआ, जबकि 48 घंटे के अंदर 15 जुलाई को गजवाए हिंद नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पहले बात आतंक के उस नेटवर्क की जिसने पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रच डाली थी। फुलवारी शरीफ के इस मकान में चल रहे इस आतंकी स्कूल के तार जाने कहां से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इन्हीं तारों को टटोलते हुए मिथिलांचल तक पहुंच गई। तलाश थी 3 लोगों की, जिसमें सबसे बड़ा नाम था नूरुद्दीन। लेकिन दरभंगा पुलिस जब तक नूरुद्दीन के ठिकाने पर पहुंची, वो फरार हो चुका था। ये किनका मकान है और क्या कुछ जानकारी मिली थी? आप लोग यहाँ रेड करने में क्या मिला? इस कांड के जो नामजद अभियुक्त हैं वो किराए के मकान पे यहाँ रह रहे हैं और इनका और परिवार के लोग रह रहे हैं, बट वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इनके घर वाले लोग बताए कि बहुत दिन से यहाँ नहीं आए, बाहर दिल्ली में रहते हैं। तो कुछ घर की तलाशी ली गई, कुछ मिला? घर की तलाशी के क्रम में कोई ऐसा वस्तु नहीं मिला है, बट फिर आगे और हम लोग छापामारी करेंगे इस संबंध में। बिल्कुल, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा तब तक हर बिंदु पर तलाशी या जांच जारी रहेगा। लेकिन जांच एजेंसियों को पता चल चुका था कि नूरुद्दीन दरभंगा से भागकर लखनऊ में छुपा बैठा है। इससे पहले कि वो लखनऊ से कहीं और भागता, एटीएस की मदद से उसे कल शाम ही दबोच लिया गया। लखनऊ से पकड़ा गया नूरुद्दीन पेशे से वकील है। जांच एजेंसियों के मुताबिक नूरुद्दीन मुस्लिम युवकों को बहकाने का काम करता था। इसकी जिम्मेदारी नए लोगों को आतंक के नेटवर्क में शामिल करने की थी। इसके अलावा यह कानूनी शिकंजे में फंसने वाले सदस्यों की मदद भी करता था। नूरुद्दीन 2020 में एसडीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। हमारी टीम बिहार में दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है। ये जो एफआईआर हुआ था डे बिफोर के नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है और इनके पास और भी एविडेंसेस। पटना में 12 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी कार्यक्रम में घात लगाने के लिए फुलवारी शरीफ के इस मकान से साजिश रची जा रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ 11 जुलाई को ही साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच गए थे। पीएम के पटना से जाने के बाद पुलिस ने इस रैकेट का पूरी तरह खुलासा कर दिया। पटना टेरर मॉड्यूल में जलालुद्दीन और अतहर उर्फ परवेज को पुलिस 11 जुलाई को ही दबोच चुकी थी। 13 जुलाई को पूरे खुलासे के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल लखनऊ से छठा संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। मामले में कुल 26 आरोपी बनाए गए।
20 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। फुलवारी शरीफ पीएफआई नेटवर्क खुलासे के बाद पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर जो इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसके मुताबिक पुलिस को 26 संदिग्धों की तलाश है, जिसमें से 6 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो बाकी है उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत देश के कई अन्य राज्यों में छापेमारी कर रही है। छठी गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई, जहां से पुलिस ने नूरुद्दीन नाम के एक पीएफआई के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। नूरुद्दीन पेशे से वकील है और दरभंगा का रहने वाला है। आतंकी साजिश का ये रैकेट पुलिस के रडार पर कैसे आया, ये जानना भी दिलचस्प है। मई महीने में पटना में कुछ धार्मिक संदेश व्हाट्सएप पर फैलने शुरू हुए। इस मैसेज में मुसलमानों को धर्म के नाम पर तरह तरह से भड़काने की कोशिश हो रही थी। यह संयोग ही था कि ऐसा ही एक मैसेज फॉरवर्ड होते होते फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी के मोबाइल तक भी पहुंच गया और 11 जून को थाना प्रभारी इकरार अहमद ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसी भड़काऊ मैसेज का सिरा तलाशते हुए पुलिस जलालुद्दीन और अतहर परवेज तक जा पहुंची। भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही पटना पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके मैसेज का दूसरा सिरा बारूद के ढेर से जुड़ा है, जो अगर फट जाता तो जाने कितनी तबाही मचाता। लेकिन वक्त रहते पुलिस इस आतंकी नेटवर्क की तह तक पहुंच गई। पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कितना यह मामला गंभीर है, कितना बड़ा खुलासा है, समझिए। गजवाए हिंद, इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में, किताबों में, टीवी की बहसों में और मौलानाओं की तकरीरों में भी। लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि गजवाए हिंद का वजूद बस यहीं तक है, उनके लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली है। आप जरा तफसील से देखें। दो 2023 में डायरेक्ट जिहाद, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश तक तार, 181 जिहादियों का जमावड़ा। जिंदा है गजवाए हिंद का ख्वाब। मैं आईएसआई से हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा हूं। ऊपर जो संदेश आपने सुना वो मखरूर नाम के शख्स का व्हाट्सएप स्टेटस है, जो एक पाकिस्तानी नंबर पर दर्ज है। लेकिन यह पाकिस्तानी नंबर भारत के बिहार में रहने वाले शख्स ताहिर के नाम पर दर्ज है और ताहिर के दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट दानिश के नाम से है। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मखरूर, ये तीनों नाम एक शख्स के हैं और ये शख्स पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है देश विरोधी गतिविधियां और आतंकी साजिश का। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक है, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट है और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसमिशन है, देश से बाहर है। पटना और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियों की सुगबुगाहट से पुलिस ने रास्ते चलते आम लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। इन्हीं में से एक शख्स ताहिर भी था। ताहिर की घबराहट पुलिस वाले भाग गए और जब उसके फोन को चेक किया गया तो गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। ताहिर के फोन में मिले गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप में 10 सदस्य हैं जिसका वो खुद एडमिन है। इसके फोन में एक और ग्रुप है जिसमें 181 सदस्य हैं। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के लोग शामिल हैं। दोनों ग्रुप में भारत विरोधी साजिशों का पुलिंदा है। 2023 से भारत में डायरेक्ट जिहाद का प्लान भी है।
पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद लगातार पुलिस फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में 2 दिन पहले पुलिस ने एक स्लीपर सेल दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दानिश का पटना टेरर मॉड्यूल मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पुलिस ने जब दानिश के फोन को खंगाला तो उसमें ये बात जरूर सामने आई है कि वो गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक नाम के 2 आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और उसके मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद नाम से बने हुए हैं जिसका वो एडमिन था। और लगातार ये भी बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान में एक फैजान नाम के व्यक्ति के साथ नियमित रूप से संपर्क में था। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मखरूर के इन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आतंकी साजिश पक रही थी वो खुद देखिए। ये उसी के फोन के स्क्रीनशॉट्स हैं जो पुलिस ने जांच के दौरान लिए हैं। इसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। खुद दानिश के जुबानी सुनिए कि जिस धरती में वो जन्मा उसे लेकर उसके इरादे क्या हैं। ये बताइए गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला 1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुए ताहिर के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में हैं। वो 2016 से इन रिश्तेदारों के संपर्क में था, लेकिन दानिश का यह संबंध जल्द ही पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों से रिश्तेदारी में तब्दील होता चला गया। पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक जैसे संगठनों से उसका जुड़ाव हो गया और वो भारत में रहकर ही अपने आतंकी आकाओं के एजेंडों पर चलता रहा। इसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क में हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन अभी तक की जो स्थिति है इसमें हम लोग स्टैब्लिश कर पाए हैं। अभी हम लोग इसका अनुसंधान मात्र 24 से 26 घंटे ही कर पाए हैं और जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो इन प्रोसेस है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। ताहिर NDPI का दफ्तर भी चला रहा था जहां से युवाओं की भर्ती के तमाम दस्तावेज मिले। यह भी महज संयोग नहीं है कि पटना में पकड़े गए दोनों आतंकी नेटवर्क के तार SDPI और PFI के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि यह सीधी चेतावनी है कि दोनों संगठनों ने गरीबों और अल्पसंख्यकों की भलाई के नाम पर बहुत अंदर तक अपने असल एजेंडे की पैठ बना चुके हैं। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है। रोहित सिंह का रुख करते हैं। पटना से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है? कुल अब तक कितने गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर क्या कुछ अपडेट है अब तक? रोहित। आशुतोष, देखिए जो पटना टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। छठी गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई है और नूरुद्दीन नाम का ये व्यक्ति जो है वो पेशे से वकील है, दरभंगा का रहने वाला है और इस पूरे मामले में 26 लोगों को जो है FIR में नाम है, जिसमें से तकरीबन 6 जो गिरफ्तार अब हो चुके हैं। अब बाकी बचे 20 लोगों की भी जो है पुलिस को तलाश है और इसके लिए लगातार छापेमारी जो है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और विभिन्न राज्यों में भी जो है इस वक्त चल रही है। तो 20 लोगों को गिरफ्तार और किया जाना बाकी है। बाकी फुलवारी शरीफ में लगातार पुलिस की जो है छापेमारी भी जो है वो चल रही है और जल्द से जल्द सभी अभी जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक साझा करने के लिए।